हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डिस्टिलेशन कॉलम का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि वेयर वी यूज बैच डिस्टिलेशन कॉलम। कहाँ पे हम डिस्टिलेशन कॉलम का यूज करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे, वो सारी डिटेल मैंने इसमें कवर किया है। दोस्तों, सिंपली आप बैच डिस्टिलेशन को जानते हो कि यहाँ पे हम इसमें फिट कर देते हैं वेसल में, और इसमें से जैसे जैकेट में हम स्टीम देते हैं। स्टीम से हमारी जो है लिक्विड मिक्सचर वेपराइज होके कंडेंसर में जाता है, फिर वो कंडेंस होके अलग अलग उसमें जो हमारे पास लगे हैं वेसल हटाओ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डिस्टिलेशन कॉलम का नेक्स्ट प्रश्न। आज का दोस्तों प्रश्न है वेयर वी यूज बैच डिस्टिलेशन कॉलम। दोस्तों, इसके लिए मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। एक लिया है टोल्यूइन का और दूसरा लिया है हेक्सेन का। टोल्यूइन का टेम्परेचर 110 डिग्री है, हेक्सेन का टेम्परेचर 69 डिग्री है। इन दोनों को क्या करना है, हमें बैच डिस्टिलेशन करना है। तो दोस्तों, बैच डिस्टिलेशन जब हम करते हैं तो बैच डिस्टिलेशन में होता क्या है कि एक हमारा वेसल होता है, वेसल में हम लिक्विड मिक्सचर को फीड कर देते हैं बैच वाइज, एक बार ही फीड कर दिया। उसके बाद इसमें हम स्टीम यहाँ जैकेट में देना शुरू किया और स्टीम कंडेंस होकर स्टीम आउट का कंडेंसेट यहाँ से आउट हो गई। तो स्टीम से क्या होगा कि हमारा टोल्यूइन और हेक्सेन की वेपर बनेंगी। अब जानते हो कि हेक्सेन का टेम्परेचर 69 है, तो 69 वाला हमारा वेपर पहले बनेगा और पहले 69 वाला वेपर यानी हेक्सेन ऊपर उठेगा, यहाँ पे आएगा कंडेंस होगा। अब कंडेंस होके वो बैच में हम अलग अलग स्टोरेज टैंक बना रखे हैं, उसमें रखते हैं। सबसे पहला जो है, जो सबसे पहले बैच स्टार्ट होता है, हीटिंग स्टार्ट करते हैं तो जो वेपर बनती है, तो वेपर जो कंडेंस होके आती है तो उसे हम पहले वेसल में रखते हैं। और मोस्टली इसमें दोस्तों 100% प्योर हमारा जो है हेक्सेन मिलेगा, 100% प्योर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जस्ट अभी स्टार्ट किए, हीटिंग हमने स्टार्ट की है, तो स्टार्टिंग में हमारा जो है हेक्सेन प्योर मिलेगा। उसके बाद जैसे ये भर जाएगा, उसके बाद दूसरे मिलेंगे, तीसरे मिलेंगे, चौथे मिलेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में तो हमारा जो है प्योरिटी की अगर बात करें तो प्योरिटी का ग्राफ जो है, यहाँ पे ग्राफ हमने प्योरिटी का ऐसे खींचा, यानी कि हमारा जो प्योरिटी जो होगी सबसे ज़्यादा हमारा प्योर जो होगा इसमें मिलेगा। उसके बाद फिर टेम्परेचर थोड़ा सा और इसमें बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में जो है टोल्यूइन और हेक्सेन में, हेक्सेन की तो वेपर ज़्यादा रहेंगी, कुछ अमाउंट में टोल्यूइन की भी आ जाएगी। तो उस कंडीशन में हमारा 90% हमारा हेक्सेन मिलेगा और 10% टोल्यूइन की वेपर भी मिल सकती है। मैंने ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। फिर जैसे ही ये इसमें आपने ले लिया, फिर तीसरा जो हमारा रिसीवर होगा, तो तीसरे रिसीवर में इसमें और गर्म करेंगे। तो जब और गर्म करेंगे तो टोल्यूइन हेक्सेन की तो जो बची खुची रहेगी वो भी निकलेगी, उसके साथ साथ टोल्यूइन भी इंट्रेनमेंट के जरिए आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है टोल्यूइन जो है 20% टोल्यूइन हो जाएगी, हेक्सेन जो है 80% हो जाएगा। फिर और इसे गर्म करेंगे, बहुत लास्ट तक और गर्म करेंगे, और तेज गर्म करेंगे, तो उसके बाद हमारा 70% प्योर हमारा हेक्सेन मिलेगा और 30% उसमें टोल्यूइन मिलेगी। तो ये हमारी प्रोसेस होती है। अगर हम इधर से चलें तो इधर से हमारा प्रोडक्ट की प्योरिटी बढ़ती जाए, यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे घटेगी ऐसे डिसऑर्डर में। और इंक्रीज इम्प्योरिटी जो है, यहाँ पे इम्प्योरिटी हमारी कम, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इम्प्योरिटी बढ़ जाएगी, यहाँ बढ़ जाएगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी, यानी कि सबसे लास्ट वाला जो रिसीवर होगा उसमें इम्प्योरिटी जो दोस्तों सबसे ज़्यादा होगी और प्योरिटी बहुत कम होती है। अब मैं बताता हूँ बैच डिस्टिलेशन कॉलम का यूज क्यों करते हैं। दोस्तों, यहाँ अगर आप समझ गए हो तो इसी कारण हम बैच डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। सबसे मेन ये है दोस्तों, प्लांट में क्या होता है कि ये हमेशा फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, फार्मा वाली होती हैं जो दवा वगैरह बनाती हैं, उसमें ये यूज होता है। तो दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग डिमांड करते हैं कि हमें ये केमिकल 100% प्योर चाहिए। तो जहाँ पे 100% प्योर चाहिए तो कंटिन्यूस डिस्टिलेशन में 100% प्योरिटी नहीं मिलती है। तो उस कंडीशन में हम बैच वाइज उनके केमिकल को, जो वो केमिकल कंपोजिशन देते हैं, वो 100%
प्योर सेपरेट करके दे देते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें 100% प्योर नहीं चाहिए, हमें हल्के फुल्के काम के लिए चाहिए, ऐसा करो कि हमें जो हेक्सेन दे रहे हो वो 70% प्योर दे दो, तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो हम बैच वाइज डिस्टिलेशन कॉलम का यूज करेंगे और बैच वाइज में ही हम उन्हें लास्ट वाला बैच ये जो है 70% वाला ये उठा के उन्हें दे देंगे। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा ख़राब भी नहीं चाहिए और ज़्यादा प्योर भी नहीं चाहिए, हमें एवरेज में चाहिए, तो उन्हें 80 वाला ये उठा के इस रिसीवर से उनको पैक करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दोस्तों क्या होता है कि वेयर डिफरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, डिफरेंट टाइप की क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है डिफरेंट टाइप की हो, तो जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे हम बैच डिस्टिलेशन कॉलम का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन कॉलम में ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन कॉलम एक बार ही सेटअप हो जाता है, उसके सारी स्टेजेस सब कुछ रिक्वायर्ड हो जाती है और वो एक स्पेसिफिक लिक्विड मिक्सचर के लिए यूज होता है। जैसे अगर आपको मैंने बताया था एसिटिलीन और विनाइल क्लोराइड को सेपरेट करने के लिए जो कंटिन्यूअस प्रोसेस थी, तो वो उसी के लिए बनी है। उसमें वो जो है उसकी जो प्योरिटी है टाइम टू टाइम डे बाय डे या स्टेप बाय स्टेप चेंज नहीं होगी, उसकी जो प्योरिटी है वहीं रहेगी, एक बार जो मिली है वहीं वो मेंटेन करती जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, ये अलग यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यानी कि जहाँ पे आपको डिफरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड चाहिए वहाँ पे आप इसका यूज करोगे। और वहाँ पे दोस्तों इन कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन कॉलम प्रोडक्ट क्वालिटी डज नॉट चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। जैसे एसिटिलीन विनाइल क्लोराइड का मैंने बताया, इसमें कंटिन्यूअस में चेंजेस नहीं होती है, क्वालिटी उनकी चेंज नहीं होगी, एक बार जो सेट है वही होगी, उसके अलावा नहीं होगी। तो ये है, ये मेन रीजन है जिसकी वजह से हम बैच डिस्टिलेशन कॉलम का यूज करते हैं। दूसरा क्या है जिसकी वजह से हम यूज करते हैं दोस्तों, दूसरा जो है वेयर हाई प्योरिटी नीडेड, जहाँ पे बहुत हाई प्योरिटी चाहिए, 99.99 अगर आपको प्योरिटी चाहिए तो वहाँ पे आप बैच यूज करोगे, वहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन कॉलम का यूज नहीं करोगे। तो एक तो दो रीजन ये हो गए जहाँ पे हमें इसका यूज करते हैं। उसके अलावा एक और रीजन है दोस्तों, हाँ ये वाला कि लिक्विड कंटेन हाई सॉलिड, लिक्विड कंटेन हाई सॉलिड, लिक्विड के साथ हाई सॉलिड हैं, यानी कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जिसे कहते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड हुए या सॉलिड हो गए, लिक्विड मिक्सचर के साथ सॉलिड भी हैं, तो उसके लिए आप कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन कॉलम का यूज नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आप करोगे बैच कॉलम का। आपको याद होगा मैंने स्टीम डिस्टिलेशन जब पढ़ाया था तो बैच डिस्टिलेशन था, और उसमें दोस्तों मैंने फूलों के पत्तियों से परफ्यूम कैसे निकालते हैं, गुलाब के फूलों से जो परफ्यूम निकालने की प्रोसेस थी स्टीम डिस्टिलेशन में, उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, सॉलिड है, यानी पत्तियाँ जो है सॉलिड की तरह हैं, और जो है लिक्विड है, उसके सुगंध जो है लिक्विड है। तो ये तीन हैं। इसके अलावा तो दोस्तों सब टेम्परेरी होता है कि अब ये तो हमारा हो गया कि कहाँ पे हम करते हैं। अब कंडीशन क्या है, बैच डिस्टिलेशन कहाँ करने की कंडीशन क्या है। सबसे पहले बैच डिस्टिलेशन कॉलम की जो कंडीशन है वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है 40 से 50 डिग्री का होना चाहिए। मोर वोलाटाइल और लेस वोलाटाइल का जो है मिनिमम जो है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट क्या होना चाहिए, 40 से 50 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे टोल्यूइन का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कितना है दोस्तों, 110, हेक्सेन का कितना है 69, दोनों का अगर डिफरेंट देखें तो 41 सेंटीग्रेड, यानी कि यहाँ पे हम बैच डिस्टिलेशन कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है, इन स्मॉल स्केल, हमेशा स्मॉल स्केल के लिए, मतलब बहुत कम कैपेसिटी के लिए हम इसका यूज करते हैं, स्मॉल स्केल में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेयर प्लेट पैकिंग समटाइम नॉट नीडेड। इसमें दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि प्लेट चाहे बबल कैप ट्रे हो, सीव ट्रे हो या वॉल ट्रे हो, या पैकिंग कोई पॉल रिंग वगैरह जो भी है, पॉल रिंग हुई, सैडल हो गए, इंटरलॉक सैडल हुए, तो कभी कभी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे स्टीम डिस्टिलेशन कॉलम में मैंने बताया था फूलों से कैसे परफ्यूम निकालते हैं, तो उसमें कुछ भी पैकिंग वैकिंग की ज़रूरत नहीं होती।
नेक्स्ट हमारा रिफ्लक्स नॉट नीडेड एज कम्पेयर टू कंटिन्यूस डिस्टिलेशन कॉलम। इसमें जो है रिफ्लक्स जो है मेंटेन करने का जो ऊपर से रिफ्लक्स देते हैं ऐसा नहीं है। अगर कोई बैच खराब हो गया तो उसे फिर से आप बैच वाइज फिर से डिस्टिलेशन कर सकते हो। ये लेस एक्सपेंसिव होता है और लेस प्रोडक्शन लॉस एज कम्पेयर टू कंटिन्यूस डिस्टिलेशन कॉलम। दोस्तों कंटिन्यूस डिस्टिलेशन कॉलम में जो प्रोडक्शन लॉस होता है और बैच डिस्टिलेशन कॉलम में जो प्रोडक्शन लॉस होता है उनकी मैं कंपेयर करूं तो जो है बैच में प्रोडक्शन लॉस कम होता है, क्योंकि अगर बैच बिगड़ेगा तो कोई एक बैच बिगड़ेगा और उस बैच का कोई एक जैसे बैच बिगड़ा तो उस कंडीशन में हम इसमें रिसीविंग ले रहे थे तो ये पूरा कंटामिनेटेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसको क्या कर लो, अलग कर लो। बाकी तो ये तो सेफ बचा, ये सेफ बचा, ये सेफ बचा, ये तो खराब हो गया। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या होगा, कंटिन्यूअस में किसी भी तरीके से अगर थोड़ा सा भी एबनॉर्मल कंडीशन हुई तो वो जहाँ कंटिन्यूअस है तो वो पूरा का पूरा जो है लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन क्या है नुकसान हो जाएगा, उसमें कंटामिनेटेड इम्प्योरिटी मिल जाएंगी। और नेक्स्ट है अगर हम बात करें इसके एडवांटेज की तो ये है कि टाइप्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैंडल इन ओनली वन टावर। दोस्तों जो कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन कॉलम होता है वो किसी स्पेसिफिक लिक्विड मिक्सचर के लिए होते हैं। जैसे अमोनिया से CO2 रिमूव, जो यूरिया है, यूरिया का जो लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसमें अमोनिया और CO2 होता है। तो अमोनिया और CO2 को अलग करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। तो बस जो स्टीम डिस्टिलेशन एक बार बन गया तो वो बस उससे ही अलग करेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बैच में क्या होगा, इसमें यहाँ पे अभी आपने टोल्यूइन और हेक्सेन को अलग कर दिया। अब क्या करो कि इसे हटा के ये जैसे अलग हो गया, कोई और दूसरा लिक्विड मिक्सचर आया उसे भी आप इसमें डाल के सेपरेट कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस ये क्लीन कर दो, ये क्लीन कर दो, साफ कर दो, मतलब क्लीन कर दो, फिर दूसरे टाइप का लिक्विड मिक्सचर लाके इसमें सेपरेट कर दो, फिर तीसरे टाइप का लिक्विड मिक्सचर लाके एक ही पॉट में, एक ही वेसल में, एक ही टावर में आप कई तरह के लगभग 100 टाइप के लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हो। लेकिन कंटिन्यूअस में ओनली एक ही टाइप का लिक्विड मिक्सचर जो है सेपरेट होगा, जिसके लिए वो बन के आया है। अगर वो बन के आया है कि एसिटिलीन और विनाइल क्लोराइड को अलग करना है तो वो बस उसे ही अलग करेगा। उसमें अगर आप चाहो कि टोल्यूइन और हेक्सेन अलग कर लें तो नहीं होगा, लेकिन इसमें किसी भी टाइप के लिक्विड मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं एक ही टावर में। अब बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज की। इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है इसका थर्मल डिग्रेडेशन या ऑटोपॉलीमराइजेशन। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। क्या होता है दोस्तों कि पहले जैसे इसमें भर लिया, इसमें भर लिया, इसमें भर लिया, और जैसे इसमें भरना है तो हम टेम्परेचर इसमें देते जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो केमिकल लिक्विड मिक्सचर है तो वो थर्मल डिग्रेडेट होने लगते हैं, या तो थर्मल डिग्रेडेट होने लगेंगे या ऑटो पॉलीमराइज होने लगेंगे, अपने आप पॉलीमराइज होने लगेंगे। तो उस कंडीशन में ये पूरा का पूरा बेकार हो जाता है, पूरा बैच फेलियर हो जाती है। दूसरा क्या है इसका डिसएडवांटेज दोस्तों कि इसमें स्टीम कंजप्शन बहुत ज़्यादा आती है, स्टीम कंजप्शन बहुत ज़्यादा आएगी। तीसरा जो है रेगुलर क्लीनिंग, इसकी क्लीनिंग बार बार करनी पड़ेगी, हर बैच के बाद इसकी रेगुलर क्लीनिंग करनी पड़ेगी। मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि क्लीनिंग करोगे तो बार बार खोलोगे, बंद करोगे या सेपरेट आउट करोगे वेसल को, तो मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक आ जाएगी। और बार बार खोलने बंद करने से, इस क्लीन करने से जो है इक्विपमेंट की लाइफ जो है शॉर्ट हो जाती है, बहुत कम होती है, बहुत कम चलता है ये। उसके बाद लेबर कास्ट भी उतनी लगेगी, कॉस्ट जो लेबर है, लेबर लार्ज अमाउंट में लेबर लाओ, उसे साफ करो, ये सब करो। उसके बाद इक्विपमेंट की वियर एंड टियर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इसकी होती है दोस्तों वो होती है रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। रिस्क ऑफ कंटामिनेशन बैच डिस्टिलेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होता है दोस्तों, सपोज करो कि हमने एक बैच चार्ज कर दिया टोल्यूइन और हेक्सेन का, कोई कहा कि भाई मुझे एसिटिक एसिड और उसमें वाटर जो है, एसिटिक एसिड और वाटर के लिक्विड मिक्सचर को हमें सेपरेट करके दो।
तो हमने क्या किया कि टोल्यूइन और हेक्सेन का तो ये तो चला था प्रोसेस पहले। अब इसको पूरा अच्छे से क्लीन किया, इसको क्लीन किया, इसको क्लीन किया, इसको क्लीन किया, इसको क्लीन किया, लेकिन कुछ ट्रेस पार्टिकल टोल्यूइन और हेक्सेन के इसी में रह गए। अब हम नेक्स्ट बैच डालने वाले हैं एसिटिलीन और एसिटिक एसिड और वाटर की। तो उस केस में क्या होगा कि टोल्यूइन और हेक्सेन के अगर थोड़े भी कंटेमिनेशन रह गए तो पूरा का पूरा एसिटिक एसिड और वाटर से रिएक्ट करके पूरा का पूरा बैच बेकार कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन। ये एक दूसरे से कंटेमिनेटेड बैच बहुत जल्दी कंटेमिनेट हो जाता है और जिससे पूरा का पूरा करोड़ों का नुकसान हो जाता है अगर अच्छे से क्लीनिंग न की गई हो तो। ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है। तो आई होप आपको वेयर वी यूज बैच डिस्टिलेशन कॉलम ये भी समझ में आया होगा और इसका यूज करने का कंडीशन क्या है वो भी समझ में आया होगा, इसका एडवांटेज क्या है वो भी समझ में आ गया होगा, इसका डिसएडवांटेज क्या है वो भी समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई इसमें छूट रहा है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।